नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का एक दिवसीय दौरा केवल 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा। इस दौरे ने उत्तर भारत की राजनीति में भी कई स्पष्ट संकेत दिए हैं। हरियाणा में विकास और बुनियादी ढांचे की नई तस्वीर पेश करने के बाद चंडीगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर तथा अंत में पंजाब में बीजेपी की राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश ने यह संदेश दिया कि पार्टी अब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि दौरे की शुरुआत हरियाणा के जींद से हुई, जहां प्रधानमंत्री ने लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ और आधुनिक तकनीक को विकास के नए प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अंब हाईवे, जींद गोहाना ग्रीनफील्ड मार्ग, हांसी बरवाला परियोजना और कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जैसी सड़क और रेल परियोजनाओं के जरिए बीजेपी ने हरियाणा में अपने विकास मॉडल को फिर से प्रमुखता से सामने रखा। भिवानी और नारनौल के मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा संदेश दिया गया। वहीं कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखकर बीजेपी ने विकास के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का भी राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की। हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री का पड़ाव चंडीगढ़ रहा, जहां उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। PGIMER में आधुनिक मातृ एवं शिशु केंद्र, तंत्रिका विज्ञान केंद्र और 150 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा ब्लॉक की आधारशिला स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम ने यह भी दिखाया कि केंद्र सरकार केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत विकास को भी अपनी प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मौजूदगी ने विकास परियोजनाओं को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। हालांकि पूरे दौरे का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र पंजाब रहा। जालंधर में बीजेपी की रैली और 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस राज्य में आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष से जूझ रही है। प्रदेश कांग्रेस के भीतर लगातार बढ़ते मतभेदों ने विपक्ष की राजनीतिक धार को कमजोर किया है, जबकि बीजेपी इस खाली होती राजनीतिक जमीन पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में जुटी दिखाई दी। हम आपको बता दें कि पंजाब में लंबे समय तक सीमित राजनीतिक प्रभाव रखने वाली बीजेपी अब अपने बूते चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के साथ यह संदेश भी दिया कि बीजेपी पंजाब को अब केवल सहयोगी दलों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। विकास परियोजनाओं, सिख समाज से जुड़ाव और संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने यह संकेत दिया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से माहौल बनाने में जुट गई है। कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा में विकास का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में संस्थागत निवेश और पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, इन तीनों पड़ावों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को केवल सरकारी कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं रहने दिया। यह दौरा उत्तर भारत की बदलती राजनीतिक बिसात पर बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का स्पष्ट संकेत बनकर उभरा, जिसमें विकास और राजनीति दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़ते दिखाई दिए। बहरहाल आइए पहले देखते हैं जींद में मोदी ने क्या बड़ी बात कही, फिर आपको दिखाएंगे उनके चंडीगढ़ और जालंधर के भाषणों के मुख्य अंश। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन
भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों,
2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था, उसका सिर्फ 30%, 30%, एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ, तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99%, 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके। चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इस पहल के लिए
व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी। किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।